सर एक कहावत है या यूं कहा जाता है कि जिंदा इंसान झूठ बोलते हैं, मुर्दे झूठ नहीं बोलते। ये कौन बता रहा है? मुर्दा। कोई ऐसा केस आया हो जिसको देखने के बाद जब आप घर गए हो तो आपसे खाना ना खाया गया हो? जिस दिन नहीं देखता उस दिन नींद नहीं आती। तो आदत सी हो गई। तो आदत सी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। हमारे खास कार्यक्रम सोशल सेलिब्रिटी में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान कौन है? डॉक्टर हर्ष शर्मा, देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट। 38 साल का अनुभव, 4500 से ज्यादा केस पर आपने काम किया है। आज के इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि उनका सबसे मुश्किल जो केस है वो कौन सा था, वो इस फील्ड में कैसे आए, फॉरेंसिक साइंस से जो क्राइम सीन होता है या क्राइम को कैसे सॉल्व किया जाता है, अपराधियों को किस तरह से सजा दिलाई जाती है। तो इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 38 साल से ज्यादा का आपका सफर हो गया है फॉरेंसिक साइंस में, उसमें क्षेत्र में काम करते हुए। ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि जब मैंने यहाँ से रेगुलर बीएससी किया था जी, एमवीएम से, भोपाल शहर से ही, इसके बाद में मैं गर्मी की छुट्टियाँ मनाने के लिए सागर गया था अपने मैटरनल अंकल के पास जी, वहाँ मुझे जानकारी लगी कि सागर विश्वविद्यालय में एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस होती है जी। तो आई हैड अ पैशन टुवर्ड्स फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि मैं शुरुआत में व्हेन आई वाज कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग, तब मैं मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, इस तरीके की चीज़ें पढ़ा करता था। फैसिनेशन हुआ कि मुझे एमएससी फॉरेंसिक साइंस से करना चाहिए, लेकिन मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं थे जी। I was just second class, so I couldn't get the admission in MSc Forensic Science जी। तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन रिलीजियसली मैं जो एचओडी है उनके पास जाता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था। तो उस समय केवल 6 सीटें हुआ करती थी। तो एनी हाउ 1-2 महीने बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए जी, तो मुझे एडमिशन मिल गया जी। फिर जब मैंने एमएससी कर लिया, उस समय एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद मेरे अंकल सी कहते थे, ये तुमने क्या कर लिया, इससे ना कोई नौकरी मिलने वाली है ना कुछ होने वाला है। उस दौर में इतना फेमस। हाँ, एक्चुअली लोग प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे फॉरेंसिक को लेके। कोई फोरेंसिक्स बोलता था, कोई फोरेंसिक बोलता था जी। एनी हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। मैं 12.5 रुपए डेली वेजेस से मैंने काम करना शुरू किया, और फॉरेंसिक तो लगभग मैं भूल ही गया जी। इसके बाद में 82। तो फॉरेंसिक फील्ड में ही काम कर रहे थे या? नहीं, मैं एमपी ऑयल सीड फेडरेशन करके यहाँ हुआ करता था जी। उसमें मुझे डेली वेजेस पे नौकरी मिली जी, और वीकेंड्स पे मुझे पैसा नहीं मिलता था जी, लेकिन पैशन था तो। और ये किस सन की बात होगी सर? 80 में मैं पास आउट हुआ था जी, तो 80 की बात है जी। तो तकरीबन 2 साल मैंने कुछ ऐसी करता रहा जी। इसके बाद में 82 में आई गॉट सिलेक्टेड बाय दिस योर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एज साइंटिफिक असिस्टेंट। तो वहाँ से मुझे मौका मिला जी। फिर जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में आया इस भोपाल शहर में, जब मेरी पोस्टिंग हुआ जी, तो मैंने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ मोस्टली डिसीजंस जो होते हैं वहाँ पर, वो आई विटनेसेस के बेसिस पे होते थे जी। फॉरेंसिक को कोई जानता ही नहीं था जी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली। उस समय कोई भी बड़े से बड़ा क्राइम होता था तो एसपी के यहाँ से एक प्रेस नोट साइकिल स्टाइल होके सारे प्रिंट मीडिया के जो हाउसेस हैं वहाँ राइटर जाके दे देता था। तो हेडिंग जो है वो डिफरेंट होती थी, लेकिन जो उसका बाकी जो राइटअप होता था वो एक सही होता था, जो पुलिस की भाषा होती है कि इनके सुपरविजन में, इनके मार्गदर्शन में, इनके हमरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जी जी। तो इस तरीके से चलता था। जो आजकल मीडिया हाउसेस हैं वो सब नहीं थे बिल्कुल। तो केवल जो भी न्यूज़ किसी क्राइम के बारे में होती थी वो इट वाज कमिंग थ्रू दी प्रिंट मीडिया, यानी न्यूज़पेपर के मार्फत ही खबरें जो है पब्लिक को या आम जनता तक जाती थी। लेकिन विद द चेंजिंग सिनेरियो चीज़ें बदली, क्योंकि आई विटनेसेस के बेसिस पे ही उस समय ऑनरेबल कोर्ट्स जो है जजमेंट देते थे जी। तो जैसा आप जानते हैं आई विटनेसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी किसी प्रलोभन में
या किसी डर के मारे जो आई विटनेसेस हैं वो अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टेप इन किया फिजिकल एविडेंस ने, यानी भौतिक साक्ष्यों ने। जी। तो जब ये फॉरेंसिक थोड़ा सा पब्लिक जानने लगी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा पॉपुलर हुआ जी। तो धीरे धीरे अब आप देखते ही हैं कि कई बार पुलिस देर से पहुंचती है, मीडिया वाले पहले पहुंच जाते हैं, घेरा बना बना के दिखाते हैं, ये देखिए खून पड़ा है, इसमें डीएनए हो जाएगा, इसमें एनए हो जाएगा, एक्सेट्रा, या नार्को हो जाएगा। ऐसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी यूज होने लगी। एक आध बार तो मैंने किसी एंकर को बुला के पूछा भी कि भाई एनए का फुल फॉर्म क्या है? अरे कहने लगे सर हमको क्या पता। मैंने अभी तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज चलती है, इसके बाद में शाम को जो है रिटायर्ड कुछ लोग इकट्ठे होके फिर अपने जजमेंट्स डिलीवर करने लगते हैं। और अगर जजमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा पब्लिक सोच रही है तो फिर पुलिस इन क्वेश्चन हो जाती है, कई बार फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स इन क्वेश्चन हो जाती हैं, एट टाइम्स जुडिशरी भी इन क्वेश्चन हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है जो मुझे लगा कि इफ द इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसपेरेंट एंड साइंटिफिक एंड इट इज गोइंग टू द मासेस तो फिर कोई सवाल नहीं होता। देखिए रिगार्डिंग बर्थ ओनली 2 क्वेश्चंस कि प्रेग्नेंट लेडी गोज टू द हॉस्पिटल, relatives and friends they are waiting outside. The first question which is जैसे दरवाजा खुलता है, लेडी डॉक्टर या नर्स बाहर निकलती है तो पहला सवाल होता है कि लड़का हुआ कि लड़की क्या हुआ? The answer could be baby boy or baby girl. Immediately the second question is fired कि जच्चा बच्चा ठीक है या मतलब mother and child are okay or not. If the answer is both are fine, no questions. On the contrary, या ठीक इसका विपरीत, whenever there is a death, death is of 2 types. One is a natural death and other is unnatural death. In natural death, elderly person aging 85 years, जिसको multiple complications है, cardiac problem है, diabetes है, blood pressure सवाल नहीं उठेगा, तो वो अगर हॉस्पिटल में जाता है तो in between he or she on ventilator later came to the ward. एक दिन अचानक खबर आती है कि वो नहीं रहे या नहीं रही, तो एकदम से जितने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि अरे कैसे नहीं रहे, अभी कल ही तो मैं मिला था तो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, घर जाने वाले हैं, कोई कहता है कि साहब दलिया खाया था मेरे सामने तो कैसे मर गए। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डेथ, एंड इफ एट ऑल द डेथ इज अननेचुरल, यू माइट हैव सीन इन द आरुषि केस, एवरी चाय की दुकान, पान की दुकान, द पीपल वर डिस्कसिंग लाइक एनीथिंग, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे मार सकता है। तो इस तरीके की चीजें। लेकिन अब आज के सिनेरियो में फॉरेंसिक के ऊपर आम पब्लिक का बड़ा ट्रस्ट हो गया है। आपने भी देखा होगा कि जब कभी किसी भी क्राइम को लेके बात होती है और उसमें जब एंकर ये बताता है कि अब फॉरेंसिक की जांच शुरू हो गई है या होगी, तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है और ये भी लगता है कि अब सच सामने आएगा। तो डॉक्टर साहब 38 इयर्स हो गए आपके करियर को, फिलहाल आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? और देखिए आई गॉट रिटायरमेंट इन 2020 जी। इसके बाद में मैं 1.5 साल के लिए आई वाज इन सेंट्रल पुलिस एकेडमी जो यहाँ भोपाल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं उसमें था, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था। फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उसका हेड ऑफिस जो है दैट इज़ इन गांधीनगर गुजरात, और जिसके वाइस चांसलर पद्मश्री डॉक्टर व्यास साहब हैं, JM व्यास साहब। तो चूंकि एक कैंपस भोपाल में भी आना था तो उस समय व्यास साहब ने मुझे आदेश दिया कि तुम भोपाल कैंपस ज्वाइन कर लो। तो वर्तमान में मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जो भोपाल कैंपस है उसमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर हूँ। और बिल्कुल सर, एक कहावत है या यूं कहा जाता है कि जिंदा इंसान झूठ बोलते हैं, मुर्दे झूठ नहीं बोलते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको किस तरह देखिए, ये ओरिजिनल से जो है ये फाउंडर डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट डॉक्टर प्रोफेसर हिरेश चंद्रा का था। जी। ये बात सच है कि ये अमूमन मैं अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ
कि जिंदा आदमी झूठ बोलता है, मुर्दा सच बोलता है, बशर्ते मुर्दे की भाषा आपको पढ़नी आती हो जी। मान लीजिए कि कोई एक डेड बॉडी है, पूल ऑफ ब्लड में पड़ी हुई है जी, लेकिन मुर्दा बोलता उसी को है जो उसके पास जाके बात करता है जी। क्योंकि जिंदा आदमी की तो रिजर्वेशंस होते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है, तो वो तो झूठ बोलेगा जी। लेकिन जो मर गया है उसका कौन है? उसका कोई नहीं है, उसे तो सिर्फ सच बोलना है। अब पूल ऑफ ब्लड में अगर बॉडी पड़ी है, मैं जाता हूँ पास में, देखता हूँ कि उसके पीठ के ऊपर मल्टीपल स्टैब इंजरीज है, यानी चाकू के घाव है। बारीकी से देखता हूँ तो 2 तरीके के चाकू के घाव हैं। एक ऐसा चाकू उसमें इस्तेमाल हुआ है जिसमें 2 तरफ धार है, एक चाकू ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिसमें एक तरफ धार है, एक तरफ ब्लंट है। मतलब मुर्दा कह रहा, देखिए मुझे पीछे से मारा, 2 लोगों ने मारा, हाथ को पकड़ के अगर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता हूँ और कड़क हो गया है, मतलब रायगर स्टार्ट हो गया है जी। तो मुर्दा कह रहा 6 से 8 घंटे हो गए साहब मुझे मरे हुए, मुझे पीछे से मारा, 2 लोगों ने मारा, और बारीकी से देखता हूँ तो जूते के अंदर खून भरा हुआ है। मतलब मुर्दा बोल रहा है कि साहब चाकू लगने के बाद मैं एकदम नहीं गिर गया था, अगर एकदम गिर गया होता तो जूते के अंदर खून नहीं भरता, तो या तो मैं चला हूँ या खड़ा रहा हूँ। ये कौन बता रहा है? मुर्दा। तो मुर्दा सच बोलता है बशर्ते आप उसकी भाषा समझ नहीं आती है। सर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और आपने जो बताया वो वाकई में काबिल गौर है और एक्सपीरियंस से ही आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अमूमन कई बार ये होता है कि किसी ने सुसाइड किया है फांसी लगा के या उसकी हत्या हुई है, ये पहली नजर में समझ में आ जाता है कि कैसे हुआ है? देखिए ऐसा है कि चूंकि हम लोग काफी काम कर चुके हैं जी। जब शुरुआत में हैंगिंग के केस में जाता था जी, तो मुझे 2-2, 3-3 घंटे लगते थे कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, बहुत सारी चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे टाइम कम लगने लगा क्योंकि मुझे समझ में आया कि क्या देखना जरूरी है, क्या मेजरमेंट्स जरूरी है जी। तो किसी भी केस में, किसी भी सस्पिशियस डेथ में 3 पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं जी। कि दिस कैन बी अ केस ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का हो सकता है, या दिस कैन बी अ केस ऑफ होमिसाइड या मर्डर का हो सकता है, या दिस कैन बी अ केस ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का हो सकता है। अननेचुरल डेथ में ये 3 पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं। लेकिन हम जो है उपस्थित साक्ष्यों के आधार के ऊपर जब घटना का पुनर्निर्माण करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग रिकंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एविडेंस, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है या दुर्घटना का है जी। सर 4500 से ज्यादा आपने केस देखे हैं अपने अभी तक के करियर में, कोई ऐसा केस आया हो जिसको देखने के बाद जब आप घर गए हो तो आपसे खाना ना खाया गया हो या रात में नींद ना आई हो? होता है अक्सर, कभी कई हमने पुलिस वालों के जो ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यू सुने तो वो यही है कि किसी केस को देख के दिमाग जो है वो वैसा नहीं रहता है। ऐसा कोई सा केस आपको याद? देखिए आपका जो सवाल है जी, क्योंकि मैं जब क्राइम सीन देखता था जी, तो उस समय हैंगिंग और बर्निंग बड़ी कॉमन थी जी। हैंगिंग तो आज भी कॉमन है, बर्न्स के केसेस इसलिए भी कम आने लगे क्योंकि यूज ऑफ दिस योर केरोसिन वो जो है लोअर लेवल पे वो बंद हो गया है। तो आजकल एलपीजी वगैरह आ गए हैं, लेकिन अदरवाइज आपके सवाल का जवाब ये है कि लगभग रोज या 1-2 दिन में एक ना एक लाश में जरूर देखता था। तो शुरुआत में कभी ऐसा होता होगा कि नहीं? तो चूंकि लगभग, बल्कि एक साहब ने सवाल किया कि साहब आप ये इस तरीके से डेड बॉडीज देखते हो, कभी कटी फटी या कभी सड़ी हुई जो डिकम्पोज्ड होती है, तो आप खाना खा लेते हो या नींद आती है? मैंने कहा देखिए ऐसा है, जिस दिन नहीं देखता उस दिन नींद नहीं आती। तो आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। तो इस तरीके का, लेकिन ये जरूर है कि कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बेंचमार्क होते हैं, खासतौर से ग्वालियर में जब मेरी पोस्टिंग थी उस समय 6 साल की बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ था जी। उस समय देन एसपी और सैयद आसिफ इब्राहिम जो बाद में ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उनको बड़ा पब्लिक में बड़ा अनरेस्ट था ये केस तो आप कैसे भी करके साइंटिफिकली सॉल्व करने की कोशिश करो डॉक्टर साहब, हम लोग को कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो चांस की बात है कि
मेरे दिमाग में उस समय जो हम लोगों को फिजिकल एविडेंस जिस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, लोकार्ट का प्रिंसिपल, तो आई वाज हैविंग अ थॉट कि कुछ ब्लड के टेस्ट अगर प्रिलिमिनरी जो हम करते हैं, अगर प्राइवेट पार्ट पे इधर उधर करते हैं, तो अगर उससे हम शायद पकड़ पाए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने बहुत जल्दी जो है उस केस में उस शख्स को पकड़ लिया जो उसका पड़ोसी था बच्ची का। जी जी। तो उसमें जरूर थोड़ा सा लगा था, क्योंकि पहली बार छोटी बच्ची को देखा था जो उसके साथ बलात्कार किया गया था, गला घोंट के मारा गया था। तो वो एक बेंचमार्क भी हुआ। फिर उसके बाद में मैंने जितने भी केसेस पकड़े, 2018 में भी आपने 18 लोगों को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था उनको, और जिसका रिकॉर्ड में दर्ज है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। देखिए वो क्या किस्सा था? दैट टाइम नहीं, एक्चुअली क्या है कि उस समय मैं डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लैब के पद पर था जी। और हमारे यहाँ जो डीएनए की टीम थी, डीएनए यूनिट थी, उसके साइंटिस्ट जो है बड़े पैशनेट थे जी। और हमारे जो फील्ड के साइंटिस्ट हैं वो भी एग्जिबिट्स को बड़े अच्छे से कलेक्शन करना, भेजना, तो पूरा जो है एक टीम वर्क था। और वो टीम वर्क में ये बात सच है कि 2018 में मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज हम लोगों ने कराई थी, विच वाज वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जी। तो ये इसमें मेरा अपना अकेले का कोई रोल नहीं था, पूरा डिपार्टमेंट, खासतौर से डीएनए के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ा मेहनत से काम किया और फील्ड के ऑफिसर्स ने भी बड़ा अच्छा काम किया। जी जी बिल्कुल। सर, ये जो 3 कानून लागू किए हैं केंद्र सरकार ने, उसमें एक प्रोविजन है कि 7 साल से उम्र की जो ज्यादा वाली जो सजाएं होंगी उसमें फॉरेंसिक जांच जो है कंपलसरी कर दी गई। कितना इम्पोर्टेंट आप इसको मानते हैं बतौर एक्सपर्ट, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि जी। नहीं, मेरा तो अपना ये मानना है कि ये चूंकि कानून आया है, ये तो इतना अच्छा है कि इसके बारे में तो शायद शब्दों से बोलना ठीक भी नहीं होगा जी। और बड़ा सोच समझ के ये कानून आया है जी। और जो फॉरेंसिक की जांच रिपोर्ट आवश्यक मैंडेटरी कर दी गई है जी। तो उससे जो भी जजमेंट्स आएंगे जी, वो बहुत ही अच्छे जजमेंट्स आएंगे। यानी मेरा ये मानना है कि जो निर्दोष होगा वो दोष मुक्त हो जाएगा और जिसने ऐसा काम किया है वो साइंटिफिकली प्रूव होगा और उसमें सजा पक्की मिलेगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 38 साल हो गए आपको, बहुत मतलब देश के जाने माने आप फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हैं, आप तमाम बारीकियां भी जानने लगे हैं, समझते हैं, जानते हैं। अगर आप कोई क्राइम करें तो क्या पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा। उसका रीजन ये है, देखिए कि अगर मैं कोई प्लान करता हूँ, मर्डर ही मान लीजिए प्लान करता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मेरी प्लानिंग में किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा जी। क्योंकि अगर शेयर करता हूँ तो 50% पकड़े जाने के चांसेस तो तभी बन जाएंगे जी। क्योंकि बात मुझसे ना निकले तो जिसके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे निकल जाएगी जी। दूसरा ये कि टेक्निक्स मुझे सब पता है जी, लेकिन कोई भी क्राइम प्लान करने के लिए, ये क्राइम 2 तरीके के होते हैं खासतौर से मेरी नजर में। एक होता है इम्पल्सिव क्राइम, जैसे हम और आप बैठे हैं, अचानक कोई हॉट टॉक्स हो गया, कुछ हो गया और कोई क्राइम हो गया। और एक होता है प्लान्ड क्राइम। आप बात कर रहे हैं प्लान्ड क्राइम की। तो प्लान्ड क्राइम में ये है कि जैसा आप प्लानिंग किया है उससे कोई चीजें डिफर कर जाती हैं, कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है जी। जैसे अभी हम ये माने कि ये दरवाजा बंद है जी, अब ये खुलेगा नहीं, लेकिन किसी कारण से अचानक खुल गया जी। खैर, बात ये है कि मुझे सारी टेक्निक्स भी पता है, चूंकि मेरा देश का विदेश का एक्सपोजर भी है जी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी क्राइम करने के लिए, जैसा मैंने कहा, मैं अपना प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करूंगा। मेरा एक ब्रेन है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ब्रेन हैं, तो एक ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ब्रेन हमेशा भारी पड़ेंगे, इसलिए मैं पकड़ा जाऊंगा। 2 मर्डर, एक मर्डर केस और एक हत्या या आत्महत्या केस जो देश में पिछले 10-12 साल में बहुत फेमस हुए, जो आपने भी जिक्र किया, आरुषि मर्डर केस और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का हत्या या आत्महत्या जो भी है। आपकी नजर में क्या कहीं कुछ कमी रह गई फॉरेंसिक साइंस से भी जांच करने में कि वो उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाई, या उनमें आरोपी नहीं पकड़े गए, या
क्या कहेंगे आप इन दोनों केस के देखिए, बारे में? रिगार्डिंग सुशांत सिंह, तो चूंकि वो कोविड के टाइम पे था, कुछ मीडिया हाउसेस ने बाइट भी ली जी। और मैंने वही देखा जो आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, टीवी के मॉनिटर के ऊपर। मेरे पास कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं थी जी। लेकिन सुशांत सिंह के केस में मैंने तर्कों के साथ बात कही है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी। और मेरा ये मानना है कि अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई डिलेमा बना रहे कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पत्थर हवा में फेंकते हो, नीचे गिरता है, एवरीबॉडी नोस। एक जिसने स्कूल कॉलेज नहीं गया हो, देहाती बच्चा भी जानता है ऊपर पत्थर फेंकोगे नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये साइंस है। जिसने साइंस पढ़ी है बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में, इसके कारण चीजें नीचे। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन जो होना है वो साइंटिस्ट है, वो साइंटिफिक तरीके से बताएगा। लेकिन अगर 1,00,000 बार भी आपने पत्थर हवा में फेंका, यहाँ फेंका, इंग्लैंड में फेंका, अमेरिका में फेंका, एक बार भी अगर वो बीच में रुक गया, हवा में लटक गया, तो वो साइंस नहीं। तो साइंस जो है, इट इज ऑलवेज कॉन्क्रीट। अगर प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस अनसुलझा होना चाहिए। बिल्कुल। और एक पैशन के तहत मैंने काम किया। मुझे ये लगता था अगर कोई मर्डर मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर आता था, मान लीजिए बैरसिया में कोई केस देख के आया, फिर मैं अपने ड्राइवर से कहता था वापस चलो, मुझे लगता है कुछ छूट गया। भले ही वो चीज मिले या ना मिले, रात में उस मर्डर को कैसे क्रैक करना है वो हमेशा सोचता रहता था। और वही एक कारण था कि इतनी सक्सेस रेट रही है मेरी। जी। हाँ, ये सक्सेस रेट का जो एक सवाल था कि आपने जो रेप के केसों में खास तौर से 48 घंटे में सॉल्व करने का जो सक्सेस रेट है वो क्या है? एक्चुअली क्या था कि जब भी मैं क्राइम सीन देखता था, रेप, स्पेशली रेप केसेस, तो एक तो प्रोटोकॉल मैंने खुद ही डेवलप किया था, किस तरीके से संदिग्धों में से एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुंचना है। इसके बाद में जो भी सैंपलिंग होती थी वो सैंपलिंग बहुत प्रॉपरली करता था। यानी उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो, कितने टाइम में उसको लैब में पहुंच जाना चाहिए, वो भी इंश्योर करता था। तो जब उसमें ड्राफ्ट कैसा जाना चाहिए, जब आप कोई लेकुना छोड़ते ही नहीं है शुरू से आखिर तक, तो सक्सेस रेट होती है। जी। बहुत शुक्रिया अपने अनुभव 38 सालों का जो अनुभव हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ। नमस्कार।